जिंदगी के रिश्तों का पहलू और भविष्य के लाभ का असली रहस्य अक्सर आपके अपने ग्रहों और राशियों के खेल में छुपा होता है। और इस खेल को समझने का असली ज्ञान शास्त्र और वेदों में ही मिलता है। अपने ग्रहों और राशियों को समझना ही रिश्तों और भविष्य का समझने का पहला कदम होता है। अब आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। उन दो खास भावों के बारे में जो कि जीवन के काम त्रिकोण में एक अलग ही महत्व रखते हैं। जी हाँ, काम त्रिकोण में तीसरा, सातवां और 11वां भाव आता है। आज जो मैं बात करने वाला हूं वो सातवें भाव यानी कि सप्तम भाव और 11th हाउस, एकादश भाव की बात होगी। देखा जाए तो 7th हाउस और 11th हाउस दोनों ही काम त्रिकोण के अंग हैं और ये दोनों आपके जीवन में संबंध और लाभ को सीधा से सीधा प्रभावित करते हैं। लेकिन अक्सर लोग इसकी गहराई को समझ नहीं पाते। 7th हाउस जहां पर बताता है कि आप रिश्तों में कैसे जुड़ते हैं, कैसे अपना प्यार और कमिटमेंट दिखाते हैं और कैसे सामने वाले के साथ अपना कनेक्शन बनाते हैं। जबकि 11th हाउस आपके भविष्य के लाभ, सोशल सर्कल और आने वाली अपॉर्चुनिटीज को दिखाता है। दोनों ही एक साथ मिलकर आपको दिखाते हैं कि आप रिश्ते और लाभ में कैसे बिहेव करते हैं और क्या आपके कर्म और भावना एक साथ चल रहे हैं या नहीं। देखिए, वेद और पुराणों का कहना है, जो आपके साथ चलना जानता है वही संबंध और लाभ को सही दिशा दे सकता है। इसका मतलब है कि अगर आप अपनी 7th और 11th हाउस की राशियों को समझ लें तो आप सिर्फ रिश्तों में ही नहीं, अपने भविष्य के फायदे में भी बैलेंस ला सकते हैं। जैसा 7th हाउस आपको दिखाता है कि आपका व्यापार व्यवहार वाला पार्टनर के साथ कैसे होगा, और 11th हाउस दिखाता है कि आप फ्यूचर में कैसे लोग, आइडियाज और अपॉर्चुनिटीज से जुड़ना चाहते हैं। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा और समझाऊंगा कि 7th और 11th हाउस में बैठी राशियां, यानी आपको अपनी कुंडली खोलनी है और उसमें देखना है सप्तम और एकादश भाव में कौन सा नंबर लिखा है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं, समझा पाऊं। पेपर और पेन ले लीजिए। आप कोई भी मेरी वीडियोस देखें, पेपर और पेन लीजिए, खुद उस पे पर्सनल रिसर्च करिए मेरी वीडियो देखने के बाद। और अगर कुछ समझ ना आए तो कमेंट में जरूर बताइए। और कमेंट में ये लिखना, आज इस वीडियो में आप जो भी सुने, जो भी आपकी राशि हो, वो कमेंट में हमारे को जरूर बताएं। बहुत ध्यान से समझिएगा और मेरी टेक टीम ने बहुत अच्छे से आपको स्क्रीन पर देखिए समझाया है कौन सी राशियों के बारे में बात हो रही है। जी हाँ, सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर आपके सप्तम हाउस में तुला राशि है और उससे आगे 11th हाउस में कुंभ राशि है, तो ये योग आपके रिश्तों, आपके फ्यूचर एक्सपेक्टेशन का गहरा लेसन होता है। शास्त्र सीधी सी बात कहते हैं, जहां संतुलन है वहीं धर्म है। मतलब 7th हाउस ये दिखाता है कि आप रिश्तों में क्या चाहते हैं और 11th हाउस ये बताएगा कि आप जिंदगी से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। अब जब 7th हाउस में तुला राशि होती है तो आपका दिल नेचुरली चाहता है शांति, बराबरी और स्मूथ कनेक्शन। आप नहीं चाहते कि कोई बात हैवी हो, कोई भी सिचुएशन ऑकवर्ड हो, क्योंकि शुक्र आपको हार्मोनी और कंफर्ट सिखाता है। और जब साथ ही साथ जब 11th हाउस में कुंभ राशि होती है तो आपका दिमाग फ्यूचर को थोड़ा प्रैक्टिकल और डिटैच्ड तरीके से देखता है। आप चाहते हैं कि लोग समझें, सिस्टम सही हो और आप अपनी एक स्ट्रांग जगह बना पाएं। यहाँ शनि आपको रियलिज्म और लॉन्ग टर्म सोच देता है। अब बहुत ध्यान से सुनिए, मैं बहुत अच्छे से आपको समझा रहा हूं कि एक तरफ तो आपका सॉफ्ट दिल है जो हर रिश्ता इमोशनली बनाना चाहता है, और दूसरी तरफ आपका लॉजिकल माइंड जो कहता है कि हर कनेक्शन सिर्फ फीलिंग के लिए नहीं, कभी-कभी पर्पस के लिए भी होता है। और इसी वजह से आप रिश्तों में एडजस्ट बहुत करते हैं, पर जब अपनी जरूरत रखने की बारी आती है तो आप चुप हो जाते हैं। देखिए, 7th हाउस में तुला आप
तुला राशि आपसे कहती है कि झगड़ा ना हो, बात बिगड़े ना, और 11th हाउस का कुंभ आपसे कहता है कि मैं अपना काम देखता हूं, इमोशंस बाद में। और यहीं पर मेलेफिक साइड दिखती हैं कि जब लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंसेस आते हैं जहां लोग आपका फायदा तो ले लेते हैं, पर आपको लगता है कि आपकी प्रेजेंस को लाइटली लिया जा रहा है। फ्यूचर में आपका नेटवर्क बढ़ता है, कॉन्टैक्ट्स होते हैं, पर अंदर ही अंदर एक खालीपन रह जाता है। सुधार तब शुरू होता है जब आप ये समझ लेते हैं कि हर बार बैलेंस बनाने के लिए खुद को पीछे रखना जरूरी नहीं है। कभी-कभी अपनी बात शांति से साथ रखना ही सबसे बड़ा बैलेंस होता है। इसीलिए ये प्लेसमेंट आपसे ये चाहती है कि आप पीपल प्लीजिंग से बाहर आइए और अपनी वैल्यू को बिल्कुल शांति से एक्सप्रेस करना सीखिए। पहला सॉल्यूशन बिल्कुल प्रैक्टिकल है, नोट कर लीजिए। रिश्तों में क्लियर बाउंड्रीज बनाना सीखिए। जो चीज आपको ठीक नहीं लगती, उसे मुस्कुराते हुए भी मना किया जा सकता है। और दूसरा गहरा सॉल्यूशन यह है कि आप फ्यूचर के गोल्स सिर्फ ग्रुप के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए भी सेट कीजिए। वरना 11th हाउस का कुंभ राशि आपको सिर्फ सपोर्टर बना देगा, लीडर नहीं। और दो बातें आप दिल में लिख लीजिए। सिर्फ शांति के लिए आप अपनी जरूरत को दबाइए मत। हर किसी को दोस्त मानकर अपनी एनर्जी फ्री में डिस्ट्रीब्यूट मत कीजिए, क्योंकि जब आप ये सीख जाते हैं ना, तब आपके भविष्य के लाभ सिर्फ कांटेक्ट तक सीमित नहीं रहते, बल्कि आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो आपकी वैल्यू समझकर आपके साथ खड़े रहते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सप्तम भाव में 8 नंबर लिखा हुआ है, यानी कि वृश्चिक राशि, और उससे आगे 11th हाउस में मीन राशि हो। तो ये योग आपके दिल, आपके संबंधों और आपके फ्यूचर के लाभों का एक बहुत गहरा लेसन होता है। शास्त्र भी यही कहते हैं कि हर गहरी बात हर जगह खोलनी नहीं होती। मतलब 7th हाउस आपको बताता है कि आप रिश्तों में कितनी इंटेंसिटी और डेप्थ से जुड़ते हैं, और 11th हाउस ये दिखाएगा कि आप जिंदगी से किस प्रकार का लाभ चाहते हैं। अब जब 7th हाउस में वृश्चिक राशि होती है, तो आपका दिल क्लियर होता है, या तो पूरा संबंध होगा या बिल्कुल भी नहीं। आप सुपरफिशियल कनेक्शन नहीं चाहते, आप लॉयल्टी, ट्रुथ और इमोशनल ऑनेस्टी चाहते हैं, क्योंकि मंगल आपको तीव्र भावना और कमिटमेंट देता है। और साथ ही जब 11th हाउस में मीन राशि होती है, तो आपके फ्यूचर के सपने बहुत सॉफ्ट, करुणा से भरे और आध्यात्मिक होते हैं। आप चाहते हैं कि सबका भला हो, दिल शांत रहे और जीवन मीनिंगफुल लगे। यहाँ बृहस्पति आपको कंपैशन और विजडम देते हैं। अब जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि इस योग में आप रिश्तों में पूरी जान लगा देते हैं, पर जब चोट लगती है तो आप बाहर नहीं बोलते। आप चुपचाप अंदर ही अंदर टूट जाते हैं। 7th हाउस में वृश्चिक राशि आपसे कहती है कि अगर अपने हो तो पूरे हो, और 11th हाउस के मीन राशि कहती है चलो जाने दो, सब ठीक हो जाएगा। और यहीं से मेलेफिक साइड शुरू होती है इन दोनों प्लेसमेंट्स की, कि जब आप गलत लोगों पर भरोसा कर लोगे, उनके लिए सेक्रीफाइस कर दोगे, और बाद में महसूस करते हो कि आपके गहरे जज्बात को समझा ही नहीं गया। फ्यूचर में लाभ के चांसेस आते हैं, पर आप खुद ही पीछे हट जाते हो। क्यों? क्योंकि आप कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते। सुधार तो तब होगा जब आप ये समझ लेते हैं कि करुणा का मतलब खुद को नुकसान पहुंचाना नहीं होता। इसलिए ये प्लेसमेंट ये आपको ये सिखाती है कि आप अपनी इमोशनल पावर को सही जगह इन्वेस्ट करें। हर कोई आपके गहराव के लायक नहीं होता, और ये मान लेना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। पहला सॉल्यूशन बिल्कुल प्रैक्टिकल है। रिश्तों में टेस्ट लेने की बजाय उन्हें टाइम दीजिए। जो सच्चा होगा वो रुकेगा। और दूसरा सॉल्यूशन ये है कि फ्यूचर के सपनों में खुद को भूलना बंद कीजिए। आपका भला भी उतना ही जरूरी है जितना दूसरों का। और दो बातें आप दिल में लिख लीजिए।
कि अपनी इमोशनल वीकनेस हर किसी के सामने मत खोलिए और दया के नाम पर रिपीट होने वाले धोखे को एक्सेप्ट मत कीजिए। क्योंकि जब आप ये सीख जाते हैं ना, तब आपको भविष्य में लाभ सिर्फ मटेरियल नहीं मिलते, बल्कि ऐसी शांति मिलते हैं, यानी कि मटेरियलिस्टिक लाभ के बजाय आपको शांति मिलती है, जहां आपका दिल भी सेफ रहना पसंद करता है। आपके 7th हाउस में धनु राशि यानी कि 9 नंबर, और उससे आगे जो 11th हाउस है वहां पर मेष राशि होगी। तो ये योग आपके रिश्तों और आपके फ्यूचर एक्शन दोनों को ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन देता है। शास्त्र भी कहते हैं कि जहां धर्म होता है वहीं जीत होती है। मतलब 7th हाउस ये बताएगा कि आप रिश्तों में किस सोच के साथ जुड़ते हैं, और 11th हाउस ये दिखाता है कि आप फ्यूचर से किस टाइप का रिजल्ट चाहते हैं। जब 7th हाउस में धनु राशि होती है, तो आपका दिल ये मांग करता है कि संबंध सही हो, सच्चा हो और ग्रोथ देने वाला हो। आप सिर्फ इमोशनल बॉन्डिंग नहीं चाहते, बल्कि सोच का मैच चाहते हैं, क्योंकि बृहस्पति आपको ट्रुथ और विजडम देता है। और जब 11th हाउस में मेष राशि होती है, तो आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग ड्राइव होती है कि अभी एक्शन हो, अभी रिजल्ट आए और आप सबसे आगे रहें। यहाँ मंगल आपको स्पीड और करेज देता है। अब ध्यान से समझिए, इस योग में आप अक्सर रिश्तों में बिना बोले ही गाइड बन जाते हैं। आपका इंटेंशन होता है हेल्प करना, सही रास्ता दिखाना, पर 7th हाउस का धनु कहता है मैं जो कह रहा हूं वो तुम्हारे भले के लिए है। और 11th हाउस का मेष कहता है कि सोच बाद में, पहले एक्शन लो। और यहीं पर मेलेफिक साइड दिखती है कि आप अपनी राय थोप देते हैं या फिर जल्दी रिजल्ट के चक्कर में गलत लोगों के साथ जुड़ जाते हैं। आपका इंटेंशन गलत नहीं होता, पर सामने वाले को लगता है कि उन्हें समझा कम और चलाया ज्यादा जा रहा है। फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, पर इम्पेशंस के कारण कुछ लाभ आधे रह जाते हैं। सुधार तब होता है जब आप ये समझ लेते हैं कि हर व्यक्ति को अपनी पेस से चलना का अधिकार होता है। इसलिए ये प्लेसमेंट आपसे ये चाहती है कि आप ज्ञान को इंस्पिरेशन बनाइए, प्रेशर नहीं। आपका काम रास्ता दिखाना है, धक्का देना नहीं। पहला सॉल्यूशन ये है कि रिश्तों में एडवाइस तभी दीजिए जब सामने वाला खुद पूछे, वरना आपका सही ज्ञान भी बोझ बन जाता है। और दूसरा सॉल्यूशन ये है कि आप अपने फ्यूचर के गोल्स में थोड़ा सब्र जोड़ दीजिए, क्योंकि हर चीज तुरंत मिल जाए ये प्रकृति का नियम नहीं है। और दो बातें आप हमेशा याद रखेंगे, नोट कर लीजिए, अपनी सोच को ही अंतिम सत्य मानकर दूसरों की पेस को गलत मत समझिएगा, और जल्दबाजी में बने संबंधों से बड़े लाभ एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। क्योंकि जब ये आप सीख जाते हैं, तब आपके भविष्य के लाभ सिर्फ एक्शन से नहीं, बल्कि सही दिशा और सही लोगों के साथ मिलकर आते हैं। अब देखिए, जैसे कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि 7th हाउस में 10 नंबर की राशि यानी कि मकर राशि है, और उससे आगे देखेंगे 11th हाउस में 2 नंबर लिखा है यानी कि वृष राशि। तो ये योग आपके रिश्तों, आपके फ्यूचर के लाभों का बहुत गहरा लेसन देता है। शास्त्र भी सीधी सी बात कहते हैं यहाँ पर कि स्थिरता ही समृद्धि की जड़ होती है। मतलब 7th हाउस ये बताता है कि आप रिश्तों को कैसे निभाते हैं, और वहीं पर 11th हाउस ये दिखाता है कि आप जिंदगी से किस टाइप का सुख और लाभ चाहते हैं। और जब 7th हाउस में मकर राशि होती है, तो नेचुरली रिश्तों को टाइम देते हैं। आप जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करते, पर जब करते हैं तो पूरी जिम्मेदारी के साथ करते हैं। क्यों है ऐसा? क्योंकि शनि आपको सीरियसनेस और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट सिखाते हैं। और साथ ही जब 11th हाउस में 2 नंबर की राशि वृष होती है, तो आपके फ्यूचर से स्टेबिलिटी, पैसा, कंफर्ट और शांति चाहते हैं आप। यहाँ शुक्र आपको सुख और सिक्योरिटी की डिजायर देता है। इस योग में आप रिश्तों में बहुत प्रैक्टिकल हो जाते हैं, काम और ड्यूटी को सबसे ऊपर रख देते हैं। 7th हाउस का मकर हमेशा से कहता है कमिटमेंट का खेल नहीं है ये, और 11th हाउस की वृष राशि कहती है कि जो मिले वो टिकाऊ हो। और यहीं पर मेलेफिक साइड दिखती है, जब सिर्फ जिम्मेदारी निभाते निभाते आप रिश्तों की गर्माहट खो देते हैं। पार्टनर या दोस्त आपसे जुड़े तो रहते हैं, पर उन्हें लगता है
कि आप सिर्फ ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं। फील कम और रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा। फ्यूचर में पैसा और स्टेबिलिटी मिल जाती है, पर कभी कभी आपके दिल में ये खालीपन रह जाता है कि सुख है पर खुशी पूरी फील नहीं हो रही। सुधार तब होता है जब आप ये समझ लेते हैं कि सिर्फ सिक्योर रहना काफी नहीं होता, इमोशनली कनेक्टेड रहना भी उतना ही जरूरी है। इसीलिए ये प्लेसमेंट आपसे ये चाहती है कि आप जिम्मेदारी के साथ थोड़ी सॉफ्टनेस भी लाएं। आपका काम सिर्फ संभालना नहीं बल्कि महसूस करना भी पड़ता है। पहला सॉल्यूशन ये है कि रिश्तों में सिर्फ प्रैक्टिकल सपोर्ट नहीं बल्कि इमोशनल प्रेजेंस भी दीजिए। कभी कभी बिना बोले साथ बैठ जाना भी बहुत कुछ ठीक कर देता है। और दूसरा सॉल्यूशन ये है कि फ्यूचर के लाभ के चक्कर में जीवन के छोटे छोटे सुख को पोस्टपोन मत कीजिए। और दो बातें जो हमेशा से आपको याद रखनी है, नोट करिए। सिर्फ जिम्मेदारी के नाम पर रिश्तों को ठंडा और बोरिंग मत होने दीजिए, और पैसा और कंफर्ट को ही सफलता का एकमात्र मापदंड मत समझिए। उसको मापदंड मत बनाइए एक ही, क्योंकि जब आप ये सीख जाते हैं तब आपको भविष्य में लाभ सिर्फ धन और स्टेबिलिटी का नहीं बल्कि ऐसा सुख मिलता है जो आपके दिल को भी पूरी तरह भर देता है। सेवेंथ हाउस में 11 नंबर की राशि, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यानी कि कुंभ राशि, और उससे आगे 11th हाउस में 3 नंबर की राशि यानी कि मिथुन राशि। तो ये योग आपके संबंधों और आपके फ्यूचर के लोगों से जुड़े लाभों का एक बहुत ही सबटल सा, एक सूक्ष्म सा पर गहरा लेसन देता है। शास्त्र यहाँ पर समझाते हैं कि संबंध सिर्फ दिमाग से नहीं बल्कि एक एहसास से जिंदा रहता है। मतलब सेवेंथ हाउस ये दिखाता है कि आप रिश्तों में कैसे जुड़ते हैं। 11th हाउस ये बताएगा कि आप भविष्य में किस टाइप के लोग और कैसे लाभ चाहते हैं। अब जबकि सेवेंथ हाउस में कुंभ राशि है तो आपका नेचर थोड़ा अलग होगा। आप रिश्तों को इमोशन से ज्यादा लॉजिक और समझदारी से देखते हैं। आप चाहते हैं कि रिलेशन फ्रीडम पर चले, बंधन पर नहीं, क्योंकि शनि आपको डिटैचमेंट और ऑब्जेक्टिविटी देते हैं। और साथ ही जब 11th हाउस में मिथुन राशि होती है तो आप फ्यूचर में कन्वर्सेशन, आइडियाज, नेटवर्किंग और मेंटल एक्टिविटी चाहते हैं। आपको बातचीत पसंद होती है, नए लोग मिलना अच्छा लगता है आपको, क्योंकि बुध आपके दिमाग को एक्टिव रखता है। इस योग में आप रिश्तों में स्पेस बहुत देते हैं, पर कभी-कभी इतना डिस्टेंस हो जाता है कि सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है। सेवेंथ हाउस का कुंभ आपसे कहता है, मैं बंधना नहीं चाहता, और सिर्फ 11th हाउस का मिथुन कहता है कि बात होती रहे, बस वही काफी है। और यहीं पर मेलेफिक साइड दिखती है। जब लोग आपसे मेंटली कनेक्टेड रहते हैं पर इमोशनली इनसिक्योर फील करते हैं। दोस्त और पार्टनर आपको इंटरेस्टिंग मानते हैं पर मन में ये उनके मन में ये रह जाता है कि आप पूरी तरह अवेलेबल नहीं होते। फ्यूचर में आपका नेटवर्क बढ़ता है, कॉन्टैक्ट बढ़ते हैं, पर डेप्थ कम होती चली जाती है। सुधार तो तब आएगा जब आप ये समझ लोगे कि सिर्फ बात कर लेना कनेक्शन नहीं होता, कभी कभी रुक कर सामने वाले की भावना को महसूस करना भी जरूरी होता है। इसलिए ये प्लेसमेंट आपसे ये कहना चाहती है कि आप फ्रीडम के साथ प्रेजेंस भी सीखिए। आपका अलग रहना ठीक है, पर रिश्तों में थोड़ा इमोशनल एश्योरेंस देना आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। पहला सॉल्यूशन यह है कि हर इमोशनल सिचुएशन को लॉजिक से एक्सप्लेन करने के बजाय कभी-कभी बिना एनालिसिस के सामने वाले की फीलिंग को मान लीजिए। और दूसरा सॉल्यूशन यह है कि फ्यूचर के कॉन्टेक्ट्स को सिर्फ इंफॉर्मेशन या फायदे के लिए नहीं बल्कि इंसान के रूप में देखिए। और दो बातें जो आपको हमेशा याद रखनी है कि इमोशनल मोमेंट में हर चीज को लॉजिकल बनाने की कोशिश मत कीजिएगा, और बहुत ज्यादा ऑप्शंस और लोगों के चक्कर में किसी एक को लाइटली मत लीजिए। क्योंकि जब आप ये सीख जाते हैं तब आपके भविष्य के लाभ सिर्फ आइडियाज और कनेक्शन तक सीमित नहीं रहते बल्कि आपको ऐसे लोग मिलने लगते हैं जो आपकी आजादी को भी समझते हैं और आपकी कमी को भी दिल से महसूस करते हैं। सेवेंथ हाउस में मीन राशि यानी कि 12 नंबर, और उससे आगे 11th हाउस में कर्क राशि यानी कि 4 नंबर। तो इस योग का मूल रहस्य आपके दिल के काम करने के तरीके में छुपा होता है। शास्त्र भी यही कहते हैं
कि यत्र करुणा तत्र बंधनम, जहां दया होती है वहीं संबंध बनते हैं। मतलब सेवेंथ हाउस ये बताएगा कि आप रिश्तों में कैसे घुलते मिलते हैं। इलेवेंथ हाउस ये दिखाएगा कि आप भविष्य से किस प्रकार का लाभ चाहते हैं। वहीं जब सेवेंथ हाउस में मीन राशि हो, जिसके स्वामी खुद देव गुरु बृहस्पति हैं, तो आपका दिल बहुत कोमल हो जाता है। आपका नेचर समर्पण का होता है। आप रिलेशन में धीरे धीरे खुद को घुला देते हो। आप ये सोचते हैं कि सामने वाला खुश रहे, बस वही काफी है। और वहीं जब इलेवेंथ हाउस में कर्क राशि यानी कि 4 नंबर की राशि होती है, जिसके स्वामी खुद चंद्रमा है, तो आपके फ्यूचर का लाभ सिर्फ पैसा या नेटवर्क नहीं होगा, बल्कि इमोशनल सेफ्टी, अपनापन और अपना एक सिक्योर सर्कल होगा। ये योग आपको ये सिखाता है कि प्यार देना और प्यार पाना दोनों का बैलेंस ही असली लाभ है। इस योग वाले लोग रिश्तों में इतना ज्यादा समर्पण कर देते हैं कि जब उन्हें वापस वही केयर नहीं मिलती, तो आप चुपचाप हर्ट हो जाते हैं। सेवेंथ हाउस की मीन राशि ये कहती है कि मैं एडजस्ट कर लूंगा, और इलेवेंथ हाउस की कर्क राशि कहती है बस कोई अपना मिल जाए। और मेलेफिक पक्ष तब दिखता है जब लोग आपकी दया और अंडरस्टैंडिंग को आदत बना लेते हैं। दोस्त, पार्टनर या ग्रुप आपके पास अपना दुख रख देते हैं, पर आपके इमोशंस पूछना भूल जाते हैं। फ्यूचर में लाभ मिलेगा, पर आपका दिल थका हुआ महसूस करता है, जैसे सबके लिए जगह है पर आपके लिए कम। सुधार तो तब आएगा जब आप ये समझ जाओगे कि आंसू पहुंचना आपकी जिम्मेदारी नहीं होती। ये प्लेसमेंट आपसे ये चाहती है कि आप दया के साथ बाउंड्रीज बनाना सीखिए। आपका दिल पवित्र है, पर हर कोई उस पवित्रता को संभालना नहीं जानता। इसीलिए पहला सॉल्यूशन यही है कि रिश्तों में देने से पहले देख लीजिए कि सामने वाला संभाल भी पाएगा या नहीं। और दूसरा सॉल्यूशन कि फ्यूचर के लाभ सिर्फ इमोशनल बॉन्डिंग पर मत टिकाइएगा, बल्कि आपकी पर्सनल नीड्स को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस दीजिएगा। और दो बातें आप हमेशा याद रखिए, किसी को खुश रखने के लिए खुद को इमोशनली खाली मत होने दीजिए, और हर किसी को अपना मान लेने से पहले उसके कर्म और व्यवहार को समझिए, क्योंकि जब आप ये सीख जाते हैं तो भविष्य में आपके लाभ सिर्फ इमोशनल सिक्योरिटी तक नहीं सीमित रहते, बल्कि आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो आपके दिल की नरमाहट को कमजोरी नहीं बल्कि दौलत समझते हैं। सप्तम भाव में 1 नंबर की राशि यानी कि मेष, और उससे आगे इलेवेंथ हाउस में 5 नंबर की राशि यानी कि सूर्य की राशि सिंह। इस योग का मूल अर्थ यहीं से शुरू होता है, क्योंकि यहीं पर सामने वाले के दिल की बात आप सीधे समझ पाते हैं। शास्त्र का मूल विचार है क्रियायानम सिद्धि। जीवन में फल एक्शन से मिलता है, और इसी लिए सेवेंथ हाउस आपको यह सिखाता है कि आप रिश्तों में कैसे रिएक्ट करते हैं। इलेवेंथ हाउस ये बताता है कि आप फ्यूचर में किस प्रकार का लाभ, पहचान और स्टेटस चाहते हैं। सेवेंथ हाउस में मेष राशि है, जिसका स्वामी मंगल है, तो आपका रिएक्शन सीधा, तेजी भरा और बिना फिल्टर के होगा। जो महसूस हुआ आपने बोल दिया, जो ठीक लगा आपने कर दिया। आप रिश्तों में इनिशिएटिव लेते हैं, पर पेशेंस कम होता है। और जब इलेवेंथ हाउस में सिंह राशि होती है, जिसका स्वामी खुद सूर्य देव है, तो आपके भविष्य के सपने सिर्फ पैसा या नेटवर्क नहीं होते, बल्कि आप चाहते हैं कि आपकी पहचान हो, आपका आपकी लीडरशिप क्वालिटी को एक्सेप्ट करा जाए। और यहीं पर यह योग आपको एक गहरा लेसन भी देता है कि तेजी और अहंकार के बीच एक बहुत पतली सी रेखा होती है, जिसे पहचान लेना ही असली ज्ञान है। इस योग वाले लोग बाहर से बहुत स्ट्रांग दिखते हैं, पर अंदर से रिकॉग्निशन के भूखे होते हैं। सेवेंथ हाउस की मेष राशि कहती है मैं पीछे नहीं हटता, और इलेवेंथ हाउस का सिंह राशि कहती है मुझे इग्नोर मत करो। देखिए, मेलेफिक पक्ष, मेलेफिक चीजें तब दिखना ही शुरू देना करती हैं जब आप जल्दी गुस्सा कर जाते हैं या अपनी बात को ईगो बना लेते हैं। पार्टनर या दोस्त आपके साथ चलना चाहता है, पर उन्हें लगता है कि हर बात में कंपटीशन है, साथ कम और टकराव ज्यादा है। फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, पर जब लोगों को लगता है कि उनकी वैल्यू सिर्फ
तब है जब वो आपकी हाँ में हाँ मिलाई तो सपोर्ट धीरे धीरे कम हो जाता है। सुधार तो तब आता है जब आप ये समझ जाते हैं कि हर लड़ाई जीतनी जरूरी नहीं होती और कुछ रिश्तों को जीतने के लिए छोड़ना पड़ता है। ये प्लेसमेंट आपसे ये चाहती है कि आप एक्शन के साथ ह्यूमिलिटी भी लाएं। आप लीडर बनने के लिए बने हैं, पर लीडर वही होता है जिसके साथ लोग खुद चलना चाहते हैं। पहला सॉल्यूशन ये है कि रिश्तों में रिएक्ट करने से पहले एक पल रुकना सीखिए, क्योंकि वही पल बहुत सारे बिगड़ते संबंध बचा लेता है। दूसरा सॉल्यूशन होता है, फ्यूचर के लाभ सिर्फ आपकी इमेज पर टिकते नहीं हैं, बल्कि लोगों को इंपॉर्टेंस देते हैं। क्योंकि जब आप लोगों को वैल्यू देते हैं, इमेज अपने आप बन जाती है। और दो बातें आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। गुस्से और ईगो में मैं जैसा हूं कहकर जस्टिफाई मत करिए। हर सिचुएशन को जीत हार के मैदान में मत बदलिए, क्योंकि जब आप ये सीख लेते हैं तो भविष्य में आपके लाभ सिर्फ नाम और पोजीशन तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो दिल से आपको अपना नेता मान लेंगे। सेवेंथ हाउस में वृष राशि यानी कि शुक्र की राशि, और उससे आगे 11th हाउस में कन्या राशि यानी कि बुध की राशि। इसका मूल तत्व यहीं से शुरू होता है, जहां दिल की बात सीधे समझ आती है। शास्त्र का सार विचार ये है, सौख्यम स्थैर्य प्रतिष्ठितम। सुख तब टिकता है जब लाइफ में स्थिरता हो, और इसीलिए 7th हाउस आपको बताता है कि आप रिश्तों में किस तरह का भरोसा और कंफर्ट चाहते हैं, और 11th हाउस ये सिखाता है आपका फ्यूचर किस प्रकार का प्रैक्टिकल लाभ एक्सपेक्ट कर रहा है। जब 7th हाउस में 2 नंबर की राशि यानी कि वृष राशि होती है, तो उसका स्वामी शुक्र है। आपके दिल में एक सीधी सी इच्छा होती है कि जो अपना हो वो सेफ हो, प्रेडिक्टेबल हो और लंबे समय तक साथ रहे। आपको एक्सपेरिमेंटेशन कम पसंद होती है और कंसिस्टेंसी आपकी स्ट्रेंथ बन जाती है। और जब 11th हाउस में कन्या राशि होती है, तो स्वामी बुध है। तो आपका फ्यूचर के गोल्स बिल्कुल प्रैक्टिकल होंगे। स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ आएगी, बिल्कुल प्रैक्टिकल आएगी, प्रॉपर प्लानिंग और काम आने वाला लाभ। और यहीं पर ये योग आपको ये सिखाता है कि जब कंफर्ट और कैलकुलेशन साथ साथ चलते हैं, तब जीवन स्टेबल बनता है। इस योग वाले लोग रिश्तों में बहुत डिपेंडेबल होते हैं, पर अंदर ही अंदर थोड़े पॉजेसिव और क्रिटिकल होते चले जाते हैं। 7th हाउस में वृष राशि कहती है जो मेरा है वही ठीक है, और 11th हाउस में कन्या राशि कहती है सब ठीक तब होगा जब सब परफेक्ट होगा। अब इसका मेलेफिक साइड को देखिए, क्या दिखाती है कि जब आप पार्टनर या दोस्तों से ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखने लगते हो, तो छोटी छोटी बातों पर करेक्शन, सजेशन और कंपैरिजन शुरू कर देते हो, तो आपका इंटेंशन गलत नहीं होता, पर सामने वाले को लगता है कि मुझे एक्सेप्ट कम और सुधारा ज्यादा जा रहा है। फ्यूचर में पैसा और स्टेबिलिटी आती है, पर रिश्तों में कभी कभी थकान महसूस होती है। सुधार तब आता है जब आप समझ जाते हैं कि हर चीज को बेटर बनाने की कोशिश कभी-कभी प्यार को कम महसूस करा देती है। ये प्लेसमेंट आपसे ये चाहती है कि आप स्टेबिलिटी के साथ एक्सेप्टेंस भी लाएं। आपका नेचर संभालने का है, पर हर समय सुधारना जरूरी नहीं होता। पहला सॉल्यूशन ये है कि क्रिटिसिज्म से पहले एप्रिसिएशन को जगह दीजिए, और जो चीज ठीक चल रही है उसे पहले देखिए। दूसरा सॉल्यूशन है कि फ्यूचर के लाभ के लिए हर चीज को कंट्रोल करना बंद कर दीजिए, क्योंकि थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी भी ग्रोथ का हिस्सा ही होती है। और दो बातें जिनको आपको नोट करना है फ्यूचर के लिए, कंफर्ट के नाम पर रिश्तों को रूटीन और बोरिंग मत बनाइएगा, और परफेक्शन के चक्कर में सामने वाले की नेचर, या फिर ये कहूं कि सामने वाले की नेचुरल कमियों को गलती में मत समझाइएगा। क्योंकि जब आप ये सीख लेते हैं तो भविष्य में आपके लाभ सिर्फ पैसा और सिक्योरिटी तब सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपको ऐसे रिश्ते मिलेंगे जो स्टेबल भी होंगे और जिंदा भी रहेंगे। 7th हाउस में मिथुन राशि, और उससे आगे 11th हाउस में तुला राशि। तो इसका मूल सार यही है कि शब्द और बातचीत से ही संबंध जिंदा रहते हैं। शास्त्रों का गहरा तत्व है वाक एवं बंधनम। शब्द ही रिश्तों का बंधन है। यहाँ पर
7th हाउस आपको दिखाएगा कि रिश्तों को कैसे चलाते हैं और 11th हाउस बताएगा कि आप फ्यूचर में किस प्रकार का सोशल सुख और लाभ चाहते हैं। जब 7th हाउस में मिथुन होता है, जिसका स्वामी बुध है, तो आपके रिश्तों में बातचीत, समझ और मेंटल कनेक्शन को ऊपर रखते हैं आप। बोलना, समझना और डिस्कस करना ही आपका प्यार का तरीका होता है। और जब 11th हाउस में तुला राशि होती है, जिसका स्वामी शुक्र है, तो आपके फ्यूचर के गोल्स एक ही इच्छा से भरे होते हैं। बैलेंस्ड लाइफ, अच्छे लोग, शांति और सोशल सुख। ये योग आपसे ये सीख चाहता है कि सिर्फ बात कर लेना काफी नहीं, बात को महसूस करना भी जरूरी है। इस योग वाले लोग रिश्तों में स्मार्ट, फ्रेंडली और समझदार दिखते हैं, पर कभी-कभी ज्यादा लॉजिकल हो जाते हैं। 7th हाउस का मिथुन राशि कहती है कि बात हो रही है ना, बस वही काफी है। लेकिन 11th हाउस की तुला राशि कहती है सब ठीक रहे, कोई डिस्टर्ब ना हो। मेलेफिक पक्ष तब दिखेगा आपको जब हर चीज को डिस्कशन और कंपैरिजन में डाल देते हैं आप। किसने क्या कहा, कौन सही है, कौन गलत, पार्टनर या दोस्त बात तो करते हैं, पर उन्हें लगता है कि इमोशंस को एनालाइज किया जा रहा है, महसूस नहीं किया जा रहा। फ्यूचर में सोशल सर्कल बढ़ता है, लोग मिलते हैं, पर डेप्थ कम होती चली जाती है। सुधार तो देखिए तब आएगा जब आप समझ लेते हैं कि हर बात का जवाब शब्द से देना जरूरी नहीं। ये प्लेसमेंट आपसे ये चाहती है कि आप कम्युनिकेशन के साथ इमोशनल रीअश्योरेंस भी लाएं। बोलना आपकी ताकत है, पर कभी चुप रहकर साथ रहना भी जरूरी है। पहला सॉल्यूशन ये है कि रिश्तों में सिर्फ लॉजिक नहीं, थोड़ा गर्माहट ऐड कीजिए। सामने वाले को फील होना चाहिए कि आप सिर्फ सुन नहीं रहे, समझ भी रहे हैं। दूसरा सॉल्यूशन ये है कि फ्यूचर के सोशल बैलेंस के लिए अपनी असली भावना को दबाइए मत। हमेशा न्यूट्रल रहना जरूरी नहीं। और दो क्लियर प्रिकॉशन याद रखिए, हर इमोशनल बात को डिबेट या डिस्कशन का टॉपिक मत बनाइए। सिर्फ हार्मोनी के लिए अपनी सच्ची फीलिंग को पोस्टपोन मत कीजिए। और अगर आप ये सीख लेते हैं, तो भविष्य में आपके लाभ सिर्फ अच्छे रिलेशन और कांटेक्ट तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि ऐसे संबंध मिलेंगे जहां बात भी होगी और बिना बोले समझना भी। और यही इस योग का असली संदेश है। 7th हाउस में 4 नंबर की राशि यानी कि कर्क राशि है। उससे आगे 11th हाउस में वृश्चिक राशि यानी कि 8 नंबर लिखा है। तो इसका मूल सार यही है कि संवेदना और तीव्रता दोनों को सही तरह से संभालना जरूरी है। शास्त्र का गहरा तत्व है, यत्र संवेदना तत्र संबंध। जहाँ संवेदना होती है वहीं संबंध टिकते हैं। 7th हाउस आपको यहाँ पर दिखाएगा कि आप रिश्तों में कैसे पिघलते हैं, और 11th हाउस ये बताएगा कि आप फ्यूचर में किस प्रकार का लाभ, सुरक्षा चाहते हैं। 7th हाउस में 4 नंबर की राशि होना यानी कि कर्क राशि होना, जिसका स्वामी चंद्रमा है, तो आपका दिल बहुत संवेदनशील होगा। अपनापन चाहते हैं आप, और रिश्तों को घर जैसा बनाना पसंद करते हैं। वहीं जब 11th हाउस में 8 नंबर की वृश्चिक राशि आती है, जिसके स्वामी खुद मंगल देव हैं, तो आपके फ्यूचर के गोल्स में एक गहरी चुपचाप इच्छा होती है, पावरफुल सपोर्ट, पूरी लॉयल्टी और ऐसा लाभ जो किसी के हाथ से ना जा सके। ये योग आपसे ये सीख चाहता है कि नरमाहट और तीव्रता को एक साथ संभालना ही असली ज्ञान होगा। अब ध्यान रखिए, इस योग वाले लोग रिश्तों में बहुत देने वाले होते हैं, पर थोड़ी सी इनसिक्योरिटी या डाउट उन्हें सतर्क कर देती है। 7th हाउस का कर्क ये कहता है बस अपना सा लगना चाहिए, और 11th हाउस में वृश्चिक राशि कहती है पर भरोसा पूरा हो। मेलेफिक पक्ष तब दिखता है जब आप पहले प्यार देते हैं और फिर छोटी बात पर डाउट और कंट्रोल आ जाता है। दोस्त या पार्टनर को लगता है कि केयर के नाम पर उन्हें बांधा जा रहा है। फ्यूचर में लाभ मिलते हैं, पर पावर डायनामिक्स के चक्कर में कुछ संबंध टूट भी सकते हैं। सुधार तो तब आएगा जब आप समझ जाते हैं कि सिक्योरिटी का मतलब पकड़ के रखना नहीं, भरोसा करके छोड़ना भी होता है। ये प्लेसमेंट आपसे ये चाहती है कि आप इमोशनल केयर, इमोशनल कंट्रोल को ना बनने दें। आपका दिल सच्चा है, पर तीव्रता कभी-कभी डर से चलने लगती है। पहला गहरा सॉल्यूशन कि रिश्तों में अपनी इनसिक्योरिटी को छुपाने की बजाय शांत भाव से व्यक्त कीजिए।
बोल देना और संभाल लेना अलग बातें हैं। दूसरा सॉल्यूशन ये है कि फ्यूचर के लाभ के लिए सिर्फ लॉयल्टी टेस्ट मत कीजिए। जो सच्चा होगा वो बिना टेस्ट के भी साथ रहेगा। और जो दो क्लियर प्रिकॉशन जिन्हें आपको याद रखना है कि केयर के नाम पर डाउट और पॉसेसिवनेस को जस्टिफाई मत कीजिएगा। अपनी इमोशनल जरूरत के लिए सामने वाले पर प्रेशर मत डालिएगा। अगर आप ये दोनों बातों को सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो भविष्य में आपके लाभ सिर्फ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि ऐसे रिश्ते मिलेंगे जहां प्यार भी होगा और भरोसा भी, वो भी बिना डर के। सप्तम भाव में सूर्य की राशि यानी कि सिंह राशि 5 नंबर की राशि, और उससे आगे 11th हाउस में देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु राशि 9 नंबर। तो शास्त्र बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में ये समझाएंगे आपको कि संबंधो ही जीवनस्य दर्पणम। संबंध आपके जीवन का मिरर होता है। मतलब आप जैसे हो आपकी जिंदगी भी वैसे ही रिस्पॉन्स देती है। आपके अंदर एक नेचुरल फीलिंग चल रही होती है कि मेरी बात सुनी जाए, मेरी इंपॉर्टेंस समझी जाए, मेरी प्रेजेंस को फील किया जाए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सूर्य का स्वभाव ही रिकॉग्निशन और रिस्पेक्ट का होता है। और साथ ही जब 11th हाउस में देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु राशि आएगी तो आपके अंदर एक इनर टीचर एक्टिव हो जाता है जो कहता है मैं सिर्फ सरवाइव नहीं करना चाहता, मैं राइट डायरेक्शन में ग्रो करना चाहता हूं। यहाँ बृहस्पति आपको आइडियल्स, प्रिंसिपल्स और फ्यूचर विजन देंगे। अब मैं आपको ध्यान से एक बात और बताता हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा कि दिक्कत यहां से शुरू होगी कि जब आप रिलेशनशिप में पार्टनर कम और गाइड ज्यादा बन जाते हैं। आप हर बात को एक्सप्लेन करना चाहते हो, हर सिचुएशन को करेक्ट करना चाहते हो। आपको लगता है कि आप जो कर रहे हैं, कह रहे हैं वो बिल्कुल लॉजिकल और राइट है, पर सामने वाला धीरे धीरे इमोशनली विड्रॉ कर लेता है, चुप हो जाता है, दूर हो जाता है, और बाद में आप सोचते हो कि मैं तो गलत था ही नहीं। लेकिन शास्त्र ये कहते हैं कि जब ज्ञान संबंध से बड़ा हो जाता है तो 11th हाउस के लाभ स्लो हो जाते हैं। इस योग वाले लोग अंदर से थक जाते हैं क्योंकि आप बहुत देते हो पर ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते। आपको भी समझ जाना चाहिए कि 7th हाउस में सिंह राशि आपसे कहना चाहती है मैं स्ट्रांग हूं पर मुझे रिस्पेक्ट चाहिए। और 11th हाउस का धनु कहता है मैं फ्यूचर के लिए सोचता हूं, इसलिए मुझे स्पेस दो। और यहीं पर आपको ये प्लेसमेंट आपसे ये नहीं कह रही कि आप छोटे बन जाओ, बल्कि ये सिखाती है कि आप सॉफ्ट अथॉरिटी से सीखो। ऐसी अथॉरिटी जिसमें ईगो नहीं हो, सिर्फ गर्माहट हो, वार्मथ हो, जहां कमांड नहीं बल्कि कनेक्शन हो। सॉल्यूशन बिल्कुल प्रैक्टिकल है, इसके नोट करिए। हर रिलेशनशिप में लास्ट वर्ड बोलना जरूरी नहीं होता। कभी कभी चुप रहना भी एक स्ट्रांग डिसीजन होता है। दूसरी चीज, आप अपने फ्यूचर के ड्रीम्स लोगों पर इम्पोज मत कीजिए। जो आपके साथ चलना चाहेगा वो नेचुरली चल पड़ेगा। और प्रिकॉशंस, जी हाँ प्रिकॉशंस, जिन्हें आप दिल पर लिख लीजिए। अपनी सोच को ही फाइनल ट्रुथ मानकर दूसरों की फीलिंग्स को छोटा मत समझिए। और अपने आइडियल्स के नाम पर रिश्तों की गर्माहट, हंसी और लाइटनेस को खत्म मत होने दीजिए, क्योंकि जब आप ये सीख जाते हैं तब आपके 11th हाउस का लाभ सिर्फ पैसों तक लिमिटेड नहीं रहता, बल्कि आपको लोगों का ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और इमोशनल सपोर्ट भी मिलती है। सप्तम भाव में 6 नंबर की राशि यानी कि कन्या राशि हो और उससे आगे 11th हाउस में शनि महाराज की राशि यानी कि मकर राशि हो, तो इसका मूल सार यही है कि रिश्तों में जिम्मेदारी और संवेदनशीलता दोनों का साथ ले जाना जरूरी है। शास्त्र का गहरा तत्व है सेवा बुद्धिया सिद्धि कर्मणा। जब सोच शुद्ध हो और कर्म सही दिशा में हो तब जीवन टिकता है। 7th हाउस आपको दिखाता है कि आप रिश्तों में कैसा काम करते हैं, और 11th हाउस बताता है कि आप फ्यूचर में किस प्रकार का लाभ और स्थिरता चाहते हैं। जब 7th हाउस में कन्या राशि होती है तो जिसका स्वामी बुध है, तो आप रिश्तों को ध्यान से देखते हैं, प्रैक्टिकल और रिस्पॉन्सिबल अप्रोच रखते हैं, इमोशन से ज्यादा यूजफुलनेस पर फोकस करते हैं। और जब 11th हाउस में मकर राशि होती है जिसके स्वामी स्वयं शनि महाराज हैं, तो आपका फोकस लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी, इज्जत और मेहनत से मिले लाभ पर होता है। ये योग आपसे ये सीख चाहता है कि संबंध को संभालना और भविष्य बनाना दोनों एक साथ चल सकते हैं, पर पेशेंस के बिना नहीं। अब ध्यान रखिए कि इस योग वाले लोग डिपेंडेबल होते हैं।
पर कभी-कभी ज़्यादा एनालाइजिंग और जजिंग करने के साथ-साथ 7th हाउस की कन्या राशि कहती है कि सब ठीक होना चाहिए और 11th हाउस में मकर राशि कहती है सब सस्टेनेबल होना चाहिए। अब इसका मेलेफिक पक्ष तब दिखता है जब पार्टनर यानी कि जब आपका पार्टनर या दोस्तों को हेल्प के नाम पर आप करेक्ट करते हैं। इंटेंशन गलत नहीं होती, पर सामने वाले को लगती है कि आप एक्सेप्ट कम इवैल्यूएट ज्यादा कर रहे हो। फ्यूचर में अचीवमेंट्स मिलती हैं, पर रिश्तों में सूखापन थोड़ा कम होता है। सुधार तब होता है जब आप समझ जाते हैं कि इम्परफेक्ट चीजों को तुरंत ठीक करना जरूरी नहीं। ये प्लेसमेंट आपसे चाहती है कि आप जिम्मेदारी के साथ संवेदनशीलता भी लाएं। नेचुरली सिस्टम बना सकते हैं, पर रिश्तों में सॉफ्टनेस कम करती हैं। पहला गहरा सॉल्यूशन ये है कि सुधार से पहले स्वीकार करना सीखिए। जो जैसा है पहले मान लीजिए, फिर मदद सही जगह पर सही वक्त पर सही लग जाएगी। दूसरा सॉल्यूशन ये है कि फ्यूचर के गोल्स के चक्कर में रिश्तों को प्रोजेक्ट मत बनाइए। सब कुछ मेजरेबल नहीं होता, और दो क्लियर प्रिकॉशन जिन्हें आपको अपने माइंड में रखना होगा, नहीं तो नोट कर लीजिए। प्रैक्टिकल होने के नाम पर रिश्तों को सिर्फ ड्यूटी और जिम्मेदारी तक सीमित मत कीजिए। परफेक्शन और डिसिप्लिन को प्यार से ऊपर मत रखिए। अगर आप ये सीख लेते हैं तो भविष्य में आपके लाभ भी स्टेबिलिटी और पोजीशन तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि ऐसे रिश्ते मिलेंगे जहां भरोसा भी होगा और दिल को सुकून भरा एहसास भी मिलेगा।